हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस लॉज में आज अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। माल विक्रय अनुबंध। देखिए, माल के विक्रय से संबंधित गतिविधियों को नियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, जिसे माल विक्रय अधिनियम 1930 कहा गया। या आपने इसको कह दे, इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह माल विक्रय अधिनियम 1930 प्रारंभ में भारतीय अनुबंध अधिनियम का ही एक भाग था, लेकिन बाद में भारतीय अनुबंध अधिनियम की अंडर सेक्शन 76 से लेकर 1, 2, 3 इनको अलग करके एक नया अधिनियम बना दिया गया, जिसे अपने माल विक्रय अधिनियम 1930 के नाम से जानते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स को समझते हैं कि माल विक्रय अधिनियम के अनुसार माल विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत विक्रेता मूल्य के बदले किसी वस्तु या माल के स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है अथवा हस्तांतरित करने का ठहराव करता है। या ये कह दें कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property in the goods to the buyers for a price under section 4 Sale of Goods Act 1930। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार, जिसको अपने विक्रेता कहते हैं, दूसरा पक्षकार क्रेता को प्रतिफल या कह दें मूल्य के बदले माल के स्वामित्व का या स्वत्व का अंतरण करता है अथवा अंतरण करने के लिए सहमत होता है, ट्रांसफर करने के लिए। इस प्रकार माल विक्रय अनुबंध में माल के विक्रय और माल के विक्रय का ठहराव दोनों ही सम्मिलित होते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो इसके क्या आवश्यक एलिमेंट्स हैं, क्या इसके आवश्यक तत्व हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जैसा अपने ऊपर डेफिनेशन में देखा, इसमें दो पक्षकार क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है। यहाँ विक्रेता से हमारा तात्पर्य जो माल का विक्रय करता है और या विक्रय के लिए ठहराव करता है, और क्रेता से तात्पर्य जो माल को क्रय करता है अथवा क्रय करने का ठहराव करता है। इसी प्रकार माल का होना, तो विक्रय अनुबंध अधिनियम में माल या वस्तुओं का होना आवश्यक होता है, तभी ही उसके ऊपर अनुबंध किया जा सकता है। माल से आशय केवल चल संपत्ति से है। चल संपत्ति में सामान्य वस्तुओं के अतिरिक्त कह दें अंश है, ऋण पत्र है, व्यापार चिन्ह है, पेटेंट राइट है, न्यायालय की डिग्री आदि को सम्मिलित किया जाता है। और अचल संपत्ति कह दें जो उसके जो विक्रय के अनुबंध हैं वो इस अधिनियम के क्षेत्र के बाहर माने जाते हैं। इसी प्रकार सेवा के विक्रय के अनुबंध भी इस अधिनियम में अधिशासित नहीं होते। नेक्स्ट आता है मुद्रा में मूल्य। विक्रय अनुबंध का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसके अंतर्गत मूल्य होना आवश्यक होता है मुद्रा के रूप में, और मूल्य से तात्पर्य माल के विक्रय के मौद्रिक प्रतिफल से है। नेक्स्ट आता है स्वामित्व का ट्रांसफर या अंतरण। तो विक्रय अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता क्रेता को अपने माल के स्वामित्व का अंतरण भी करता है। माल के स्वामित्व का अंतरण तत्काल या भविष्य में अगर ठहराव किया गया तो उस स्थिति में भावी किसी तारीख को किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वतंत्र सहमति का होना, विक्रय अनुबंध पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। इस अधिनियम या नियम के अधीन माल के स्वामित्व का अनिवार्यतः अंतरण विक्रय नहीं होता, किंतु किसी भी ठहराव के अंतर्गत उत्पादक द्वारा अपने संपूर्ण उत्पादित माल को अपने उत्पादन संघ को अनिवार्यतः अंतर्गत विक्रय करना विक्रय ही होता है, क्योंकि उत्पादन संघ के प्रत्येक सदस्य की इसमें जो अनुमति होती है वो उसमें स्वतः पाई जाती है। नेक्स्ट आता है विक्रय अनुबंध में जो विक्रय है और भावी विक्रय दोनों ही शामिल होते हैं, अर्थात माल को बेचना या माल बेचने का ठहराव दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यह शर्त सही तो शर्त रहित हो सकता है, साथ इसमें शर्तों को भी जोड़ा जा सकता है। औपचारिकताएं यदि कोई निर्धारित की गई है उसका पालन करना आवश्यक होता है, और वैध अनुबंध के जो अन्य लक्षण है वो इसमें विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार आपने अभी तक देखा कि माल विक्रय अधिनियम में जो अपने विक्रय अनुबंध को अध्ययन कर रहे हैं उसमें दो बातों का समावेश है, एक विक्रय और दूसरा विक्रय का ठहराव। तो विक्रय से हमारा मतलब यहाँ जब विक्रय अनुबंध के अनुसार माल के स्वामित्व का विक्रेता से क्रेता को
अंतरण कर दिया जाता है तो उसे अनुबंध को विक्रय अनुबंध कहते हैं। और जब माल के स्वामित्व का अंतरण विषय में किसी तिथि को या कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद किया जाना है तो उस अनुबंध को विक्रय का ठहराव कहा जाता है। इस प्रकार विक्रय और विक्रय के ठहराव में अंतर है। विक्रय में अनुबंध का निष्पादन पहले ही हो जाता है, दूसरे शब्दों में यह एक निष्पादित अनुबंध है, और विक्रय के ठहराव का निष्पादन होना शेष या कहते हैं ड्यू रहता है और यह निष्पादनीय अपने कहते हैं अनुबंध है। इसी प्रकार विक्रय में माल का स्वामित्व अनुबंध होते ही क्रेता के पास चला जाता है, जबकि विक्रय के ठहराव में माल का स्वामित्व तत्काल क्रेता के पास नहीं जाता। एक निर्धारित अवधि के पश्चात कुछ शर्तों के पूरा होने पर माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को जाता है। विक्रय की दिशा में माल का विद्यमान एवं निश्चित होता है, जबकि विक्रय के ठहराव की दिशा में माल विद्यमान और भावी या संयोगिक कैसा भी हो सकता है। विक्रय में माल के स्थानांतरण की शर्त नहीं होती, जबकि विक्रय का ठहराव शर्त युक्त हो सकता है। इसी प्रकार यदि क्रेता ने विक्रय में मूल्य न दे तो विक्रेता उस पर मूल्य वसूल करने के लिए अभियोग चला सकता है। इसमें क्या होता है, विक्रय के अनुबंध में वो केवल हर्जाने का दावा ही किया जा सकता है। यदि मूल्य का भुगतान अग्रिम कर दिया गया हो और ठहराव को पूरा नहीं किया गया हो तो मूल्य वसूलने का अधिकार उसको होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। निक्षेप और विक्रय में क्या अंतर है? देखिए, निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी अस्थायी उद्देश्य के लिए अपनी वस्तु इस शर्त पर सौंपता है कि वह दूसरा पक्षकार उस उद्देश्य के समाप्त होने पर वस्तु पहले पक्षकार को पुनः लौटा देगा और उसके निर्देशानुसार ही वस्तु की व्यवस्था कर देगा। जबकि विक्रय में वस्तु के स्वामित्व का मूल्य के बदले विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण किया जाता है। इस प्रकार विक्रय का उद्देश्य माल के स्वामित्व का अंतरण करना होता है, जबकि निक्षेप का उद्देश्य जो होता है वो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए माल की स्पुर्दगी करना केवल मात्र होता है। विक्रय के अंतर्गत स्वामित्व का स्थानांतरण होता है, जबकि निक्षेप के अंतर्गत स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं होता। माल के स्वामित्व का स्थानांतरण विक्रय में स्थायी रूप से किया जाता है, जबकि निक्षेप में माल के अधिकार का स्थानांतरण कुछ समय के लिए किया जाता है। विक्रय के अंतर्गत क्रेता माल को इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, जबकि निक्षेप में निक्षेप ग्रहीता माल या वस्तु का उपयोग इच्छानुसार नहीं कर सकता। जो कि निक्षेप की शर्तें होती है उसी के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। विक्रय में प्रतिफल का होना आवश्यक है, जबकि निक्षेप जो है वो निःशुल्क भी हो सकता है। और विक्रय में भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 लागू होता है, जबकि निक्षेप में भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड हायर परचेज। देखिए, विक्रय अनुबंध और किराया क्रय में भी अंतर होता है। देखिए, किराया क्रय अधिनियम अलग से बना हुआ है 1972। तो इसमें क्या बताया गया है कि किराया क्रय ठहराव के अंतर्गत किराया क्रय से तात्पर्य एक ऐसे ठहराव से है जिसके अंतर्गत माल का अधिकार उसके स्वामी को किराया क्रेता कि इस शर्त पर सौंप दिया जाता है कि वह माल की समस्त राशि सामयिक किस्तों में चुकाएगा और अंतिम किस्त के भुगतान के समय माल के स्वामित्व का उसको अंतरण कर दिया जाएगा। किंतु यदि किराया क्रेता किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो विक्रेता उस अनुबंध को भंग करने का अधिकार रखता है और माल को पुनः अपने अधिकार में ले सकता है। इसी प्रकार किराया क्रेता को भी किसी शर्त के उल्लंघन होने पर उसे स्वामित्व का अंतरण होने से पूर्व अनुबंध के भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। माल के नष्ट हो जाने पर विक्रय अनुबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, माल के नष्ट होने पर दो प्रकार की स्थितियां हो सकती है। एक, विक्रय अनुबंध से पूर्व ही माल का नष्ट हो जाए और दूसरा, विक्रय अनुबंध के पश्चात माल का नष्ट हो जाए। यदि माल विक्रय अनुबंध से पूर्व ही नष्ट हो जाता है तो उसमें यदि अनुबंध जो है वो व्यर्थ हो जाता है। यदि माल निश्चित हो, ऐसी स्थिति में यदि माल अनुबंध करने के समय नष्ट हो चुका हो अथवा इतना खराब हो गया हो कि वह माल विक्रय अनुबंध में दिए गए वर्णन के अनुरूप ना हो। थर्ड कंडीशन में विक्रेता को उस माल के विक्रय के समय उसके नष्ट होने की जानकारी नहीं हो, तो ऐसी स्थितियों में जो अनुबंध है वो व्यर्थ हो जाता है। दूसरी कंडीशन आती है विक्रय ठहराव के बाद माल का नष्ट होना। तो इसमें क्या होता है, यदि
क्या उस तो ऐसी स्थिति में भी जो अनुबंध है वो व्यर्थ हो जाता है या ठहराव है वो व्यर्थ हो जाता है, इसमें यदि विशिष्ट माल के विक्रय का ठहराव हो। दूसरी कंडीशन में यदि माल नष्ट हो गया हो और इतना खराब हो गया हो कि माल वर्णन के अनुरूप नहीं है। और थर्ड में यदि माल विक्रय ठहराव के बाद किंतु माल के जोखिम के अंतरण से पूर्व नष्ट हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में, और यहां फोर्थ कंडीशन आ सकता है, माल विक्रेता की किसी त्रुटि से नष्ट ना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जो ठहराव है वो विक्रय ठहराव के बाद भी व्यर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मूल्य निर्धारण पर अपने चर्चा करते हैं कि मूल्य के बिना कोई भी वैध विक्रय अनुबंध संभव नहीं है। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अनुसार वस्तुओं के मौद्रिक प्रतिफल को ही मूल्य कहते हैं। इसके निर्धारण की अनेक विधियां हैं। मूल्य निर्धारित कैसे हो, उसमें एक आ जाता है अनुबंध द्वारा निर्धारित मूल्य, कि मूल्य, माल का मूल्य निर्धारण सामान्यतः क्या होता है, अनुबंध के पक्षकारों क्रेता और विक्रेता की आपसी सहमति से निर्धारित किया जाता है। यदि अनुबंध में मूल्य निर्धारित करके दे रखा है तो माल का उसी मूल्य के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। अर्थात क्रेता और विक्रेता ने यदि आपसी सहमति से कोई मूल्य तय कर लिया और अनुबंध का उसमें उल्लेख हो गया, उसी आधार पर उसका भुगतान होगा, निष्पादन होगा। इसी प्रकार अनुबंध में निर्धारित कोई विधि द्वारा उसको तय कर लिया जाता है। यदि अनुबंध के अंतर्गत पक्षकार मूल्य निर्धारण की विधि में स्पेशल विधि का नाम लिखकर कहते हैं कि इसके अनुसार मूल्य निर्धारित किया जाएगा, तो उसी अनुसार मूल्य का निर्धारण होगा। या पारस्परिक व्यवहार अथवा प्रचलित प्रथा के द्वारा, कि यदि किसी जो उसमें जिस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, जिस प्रकृति का व्यापार कर रहे हैं, उसकी पारंपरिक व्यवहार क्या है, किस प्रकार से उसमें मूल्य का निर्धारण होता है, या कोई प्रचलित प्रथा है क्रेता विक्रेता द्वारा बाजार के जो मूल्य है उसके द्वारा उसका मूल्य निर्धारित हो जाता है। इसी प्रकार उचित मूल्य आ जाता है। यदि अनुबंध में कोई मूल्य नहीं दिया गया या उसका उल्लेख नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में मूल्य निर्धारण की कोई विधि भी नहीं दी गई, तो आपसी व्यवहार और प्रचलित प्रथा के अनुसार जो मूल्य है यह निर्धारित करने में यदि वो असमर्थ रहते हैं आपस में पक्षकार, तो ऐसी स्थिति में क्रेता को उचित मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। उचित मूल्य से हमारा तात्पर्य है कि जहां परिस्थितियों, स्थान, समय आदि को ध्यान में रखकर, बाजार को ध्यान में रखकर यह निर्धारित किया जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य आ जाता है। सरकार अपने नियंत्रण आदेश के द्वारा माल का मूल्य निर्धारित कर सकती है, कि उसके पास ये कंट्रोल ऑर्डर होता है कि उसके अनुसार वो मूल्य निर्धारित कर देती है, तो उसी मूल्य के आधार पर अनुबंध के अंतर्गत भुगतान किया जाएगा। और यदि तृतीय पक्षकार द्वारा मूल्य निर्धारण की व्यवस्था अनुबंध में उल्लेखित की गई है, तो ऐसी स्थिति में जो भी तृतीय पक्षकार होगा वो मूल्य निर्धारित करेगा और उसके आधार पर क्रेता को भुगतान करना पड़ेगा और विक्रेता को भुगतान उसके अनुसार ही उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था विक्रय अनुबंध, जिसमें अपने विक्रय और विक्रय का ठहराव, इसी प्रकार और विक्रय और विक्रय के ठहराव में अंतर क्या है, विक्रय और निक्षेप क्या है, विक्रय अनुबंध और क्रय में क्या अंतर है, इन बातों पर अपने चर्चा की इसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।